अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मेनली कितने होते हैं रे? 3। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसी को आप 2 भागों में और बांट सकते हो, चौथा या पांचवा। एक बार एक साथ समझ लो। अब इधर देखो रे, ये आधारित किसके ऊपर है रे? कृषि के ऊपर। हाँ, नए वालों 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, यूट्यूब से आप क्लास ले सकते हो। ठीक है, बाकी मैं यहाँ तक लिखा चुका हूँ, ये प्राथमिक लिखाया हुआ, लेकिन आज समझा देता हूँ वापस शुरू से। हाँ, ये किस पे आधारित है? कंप्लीटली कृषि के ऊपर। ठीक है, इसमें जो पूंजी कार्य करती है वो कौन सी पूंजी होती है रे? कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी का कल मैंने आपको और समझाया था कि ऐसी पूंजी जो किसी के घर बार को चलाती हो, क्या कहलाती है रे? आपकी कार्यशील पूंजी कहलाती है। किसान आदमी क्या होता है? खेती करता है, बेचता है, अपना घर बार चलाता है। ठीक है, और दोबारा खेती उसी पैसे से करता है, तो वो पूंजी कौन सी पूंजी कहलाती है? आपकी कार्यशील पूंजी। अर्थात ये पूंजी रुकती नहीं है। कार्यशील का अर्थ हो गया ये पूंजी कभी आपकी एक होल्ड नहीं होगी, ये क्या होगी? वर्किंग करती रहेगी। ठीक है। दूसरा, इसमें किस किस को शामिल कर रहे थे अपन? वानिकी, डेयरी प्रोडक्ट, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी वाला। तो जितने भी कृषि बेस्ड प्रोग्राम है वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? आपके प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, ये किसके द्वारा, इनका उत्पादन किसके द्वारा होता है रे? प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा। आप किसका प्रयोग करोगे इनका उत्पादन करने के लिए? प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा। ठीक है, अब देखो रे, ये हो गया। जो आपका द्वितीयक होता है, इसे आप, होता क्या है द्वितीयक में? सबसे ज्यादा काम में जो चीजें ली जाती हैं, इसमें आती है सबसे मेन जो चीज है वो निर्माण प्रोसेस। ठीक है, या तो निर्माण होगा या क्या होगा रे? विनिर्माण होगा। ये दोनों यार समझते हो रे आप क्या है ये दोनों? इन दोनों में फर्क क्या है? निर्माण और विनिर्माण। ये क्या है? अरे ये तो मेरे को पता है, ये निर्माण है। कौन सी प्रोसेस है ये? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? जैसे मैं बताऊं आपको, देखो, आप दूध होता है, ठीक है, अब दूध से आप दही बना रहे हो, घी बना रहे हो, छाछ बना रहे हो, लस्सी बना रहे हो। ये सारी की सारी कौन सी प्रोसेस में आ जाएंगे रे? निर्माण है, जिसमें डायरेक्ट आप किसका प्रयोग ले रहे हो? दूध का। अब इस घी के द्वारा यदि आप कोई दूसरी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें प्रयोग में बना रहे हो, वो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? आपकी विनिर्माण। मेन प्रोडक्ट क्या था? दूध। इससे क्या बना? घी। अब इसी दूध का आप इनडायरेक्ट, तो भाई यूज कौन हुआ है? दूध ही तो हुआ है इनडायरेक्ट तो। ठीक है, तो जिन चीजों में, या जैसे मान लो कोई चीज प्लास्टिक की बन गई थी, आपने उसको दोबारा रिस्ट्रक्चर किया, उसको पिघलाया, दोबारा किसी सांचे में डाल दिया, वो प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? आपकी विनिर्माण प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखो द्वितीय में होता है कि निर्माण और विनिर्माण प्रक्रियाएं दोनों साथ साथ चलती हैं, और ये दोनों कहाँ काम में लिए जाती हैं रे? उद्योग में, अर्थात फैक्ट्रियों में। इसी कारण इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं रे? औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहेंगे? औद्योगिक क्षेत्र। यह क्षेत्र मेनली या कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड है? प्राथमिक के ऊपर। जो प्राथमिक प्रोडक्ट होंगे उन्हीं का यूज आप कहां करोगे रे? द्वितीयक में करोगे। फैक्ट्रियों में उनके द्वारा कोई नए प्रोडक्ट बनाओगे। जैसे आपको 2 एग्जांपल देता हूं। पहला, मान लो ये कपास का, कोई कपास है, ठीक है, किसी भी खेत में कपास उगी भी है, वहां से आपने क्या निकाली रे? भाई जो यहाँ कपास के पौधे थे, तो वहां से क्या निकाले? रेसे। क्या निकाले रे? रेसे। रेसे काटते हैं यहाँ से, ठीक है, और उस रेसे से आपने क्या बनाए रे? कपड़े। क्या बनाए? कपड़े। ठीक है, तो ये प्रोसेस, अब भाई यहाँ तो ये खेत में होगा, यहाँ आपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया, तो यहाँ से जो खेत से आपको रेसे प्राप्त हो रहे हैं, ये कौन सी प्रोसेस है आपकी? प्राथमिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? प्राथमिक। और इस प्राथमिक से आप जो कपड़े बना रहे हो, ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस कराएगी? आपकी द्वितीयक, सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल, हाँ क्या हो गया रे? अब तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे फोन में पीडीएफ है, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स की पीडीएफ तो डाली नहीं है। ठीक है, दूसरा,
गन्ने, खेत में है गन्ना, तब तक कौन सा प्रोडक्ट है आपका प्राथमिक। फैक्ट्री में गया या तो क्या बन जाएगा रे चीनी, और यह क्या बना दोगे आप उसका गुड़। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी आपकी, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी आपकी सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है, अब देखो हो गया क्या, ये आपकी सेकेंडरी है, किसके ऊपर डिपेंड है कंप्लीटली प्राथमिक के ऊपर डिपेंड है। अब जो आपकी तृतीयक आती है इसे कहते हैं अपन सेवा क्षेत्र सर्विस एरिया। ये इकोनॉमिक्स का कौन सा भाग है, तृतीयक भाग है। ठीक है, हर चरण एक दूसरे से क्या होगा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यदि पहला चरण कंप्लीट नहीं हुआ तो सेकेंडरी चरण कंप्लीट नहीं होगा। आपने रेशे का उत्पादन ही नहीं किया तो कपड़ा कहां से बनाओगे रे, नहीं बनेगा ना। अपने पास गन्ना है नहीं तो चीनी और गुड़ कहां से बनाएंगे, नहीं बना सकते ना। तो अर्थात प्राथमिक प्रोसेस कंप्लीट होगी, उसके बाद में कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होगी, तृतीयक। दूसरी बात, इन दोनों में प्राथमिक और सेकेंडरी में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, इन दोनों में आपको ऑब्जेक्ट यानी वस्तुओं की प्राप्ति होगी। जैसे गन्ना है आप महसूस कर सकते हो, वस्तु आपके सामने। ठीक है, चीनी है, गुड़ आपने यहाँ कपड़ा बनाया, कुछ भी बनाया आपके सामने है। तृतीयक में आपको वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं होता। यह क्षेत्र केवल और केवल किसका उत्पादन करता है, अरे सेवाओं का। किसका उत्पादन करेगा, सेवाओं का। जैसे अब देखो ये चीनी गुड़ कपड़ा जो भी बन गया है, जहां फैक्ट्री आउटलेट में ये बन रहा है, क्या वहां काम आ जाएगा, पूरा नहीं आना। कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, इसको ट्रांसपोर्ट करोगे। अर्थात इस क्षेत्र की वजह से कौन सा सेवा जनरेट हुई रे, परिवहन। आप परिवहन आप लिख सकते हो भाई, रेलगाड़ी और ट्रकों के द्वारा जो होता है उसे आप ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो। लेकिन यदि एरोप्लेन या और किसी के द्वारा हो रहा है, हवाई यात्राओं से क्या बोलते हैं अपन, कार्गो। क्या बोलते हैं रे, कार्गो। यानी जल और नभ के माध्यम से यदि किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है आपका कार्गो। और बाई रोड या यानी धरातल का उपयोग आप करते हो तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी ट्रांसपोर्ट, परिवहन कहलाती है। ठीक है, इसी के साथ यहां से एक प्रणाली और निकल के आई रही बैंकिंग। भाई कहीं ये चीज किसी फैक्ट्री से किसी दुकान पे जा रही है, अर्थात पहले पेमेंट आ रहा है तभी तो जा रही है। तो कौन सी प्रणाली ने जन्म लिया, बैंकिंग प्रणाली ने। दोनों के बीच बात हुई तो कौन सी प्रणाली आ गई रे, दूरसंचार, टेलीकॉम प्रणाली। ठीक है, तो अर्थात यह क्षेत्र केवल और केवल किसको जनरेट करता है, अरे सेवाओं को जनरेट करता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मेनली जो तीन पार्ट आपके प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो भी बढ़ता जाएगा साथ में। ठीक, क्या बढ़ता जाएगा रे, जीडीपी में रेशियो। जो भारतीय सकल घरेलू उत्पाद है, जिसे आप मेनली क्या बोलते हो रे, जीडीपी। ठीक है, सकल ग्रोस घरेलू डोमेस्टिक उत्पाद प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी जीडीपी। क्या बोलते हैं रे इसे, जीडीपी। अब देखो कई बार होता क्या है, आप याद किस नाम से कर लेते हो, जीडीपी के नाम से। देखो आजकल क्या हो गया, पेपर बनाने वाला ज्यादा शाना है, वो ये लिखेगा ही नहीं। वो हिंदी में क्या लिख देगा, सकल घरेलू उत्पाद में बताइए कौन सा क्षेत्र का सर्वाधिक भाग होता है। ठीक है, तो अब याद करने का आपको तरीका बताऊं। सबसे बड़ा क्षेत्र तो ये है भाई, खेत हो गए, खेतों में आप उत्पादन कर रहे हो, क्षेत्र बड़ा है, योगदान सबसे कम है, योगदान सबसे कम है। उसके बाद में फैक्ट्री आउटलेट आई, फैक्ट्रियां थोड़ी सी इससे तो छोटी होंगी लेकिन इससे तो बड़ी होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये सेकंड नंबर पे आएगा, और ये किस नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा। किस नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे। इसका योगदान आज के दिन भारत में 54% के आसपास है 2023 के डेटा के अनुसार। और द्वितीय का योगदान भारत में कितना है रे, 31% है। कितना है, 31% है। इसका 54% के आसपास है, और इसका कितना है, 31। जो अभी डेटा बोल रहा हूँ ये 2023 का डेटा है। कब का है, 2023 का। 2024 का डेटा अपने पास 22 जुलाई को आएगा, कितना आता है अपन उस दिन बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस दिन 23 जुलाई को बजट पेश होगा उससे एक दिन पहले पास अपने पास आ जाएगा। तो कई ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जीडीपी में कौन सा का कितना योगदान होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र है ना, इसका सबसे कम, सेकेंडरी हमेशा सेकेंड पे ही रहेगा, और तो थर्ड ये कितने नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट पे। जो ये सेवाएं जनरेट की जाती हैं इसके द्वारा, जो तृतीय क्षेत्र है, ये सेवाएं कहाँ काम आएंगी, द्वितीयक और तृतीयक में। इसमें प्राथमिक में इन दोनों में जो रोजगार है वो कौन जनरेट कर रहा है, तृतीयक जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि ये प्राथमिक अर्थात कृषि क्षेत्र है, ये कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, और ये कौन सा क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र है। ये कंप्लीटली कोई वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, केवल और केवल किसका उत्पादन करता है, सेवाओं का। सेवाएं आपके सामने, जैसे परिवहन हुआ, कार्गो हुआ, बैंकिंग प्रणाली हुई, एटीएम हुए,
ठीक है, टेलीकॉम कंपनियां हुई, दूरसंचार वे, सूचना प्रौद्योगिकी, जो भी जितनी भी आपके सर्विसेज हैं, ठीक है, जहां व्यक्ति को नौकरी मिलती है, ठीक है, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, आपकी इसमें आ जाएंगी। बस एक ऐसी चीज है जो दोनों में आएगी, वो है रियल एस्टेट। ये जो रियल एस्टेट होते हैं ये दोनों में आते हैं रे। अब ये भी कारण है दोनों में क्यों आते हैं भाई। एक बात बताओ, रियल एस्टेट में किसका निर्माण होता है, बिल्डिंगों का। मान लिया अपन किसका निर्माण करते हैं, बिल्डिंगों का। यानी वो ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज तैयार हो रही है, किसका हिस्सा है, द्वितीयक का। जब भी वस्तु बने किसका हिस्सा है, द्वितीयक का, ठीक है। लेकिन सेवा भी तो जनरेट कर रहा है साथ में, नौकरी तो बना रहा है रियल एस्टेट। वहां लोग मजदूर नौकरी करते हैं और नौकरी करते हैं, वो किसका बात होगी, तृतीयक का। तो रियल एस्टेट एक ऐसी सुविधा है जो दोनों में आएगी, सेकेंडरी में भी आएगी और टर्सरी में भी आएगी, दोनों में एक साथ चलेगी। अर्थात द्वितीयक का हिस्सा भी होगी और साथ में किसका हिस्सा होगी रे, तृतीयक का भी हिस्सा होगी। अब आपके तो दो प्रणालियां इस तृतीयक से निकल के आई हैं, वो है चौथी और पांचवी। और आप एक्चुअल में जब इनको सुनोगे ना तो आपको चलेगा, पता चलेगा कि हाँ वास्तव में चौथी और पांचवी से निकल के आई हैं। इन्होंने क्या किया कि जो ज्ञान के द्वारा चलती है, ज्ञान नॉलेज के द्वारा, ऐसी सेवाएं जो जिनका जनरेट किसके द्वारा किया जाता है, ज्ञान के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं, जो काम मैं कर रहा हूं अभी, शिक्षक, ठीक है, मेरे पास कोई दूसरी वस्तु नहीं है, मेरे को नॉलेज है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये किसके द्वारा जनरेट हुई है, ज्ञान के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में कंप्लीटली सूचना प्रौद्योगिकी जितनी भी होती है ना, वो किसके बेस पे चलती है रे, नॉलेज बेस होती है, ठीक है। तो इसको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। दूसरा, अनुसंधान जितने भी चलते हैं वो सारे किसके बेस है रे, ओनली ज्ञान बेस है, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी कर परामर्श सेवाएं होती हैं, कर परामर्श सेवाएं, जो टैक्स के लिए आप एडवाइस देते हो कि आपको टैक्स कैसे बचाना चाहिए, तो सीए कार्य करता है, ठीक है। तो वो सारी की सारी किस में आ जाएंगे रे, इसमें आती हैं। अर्थात जो भी नॉलेज बेस होती हैं वो किसके भाग में आती हैं रे, चौथे भाग में आती हैं। मेनली आपकी शिक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, अनुसंधान और कर परामर्श सेवाएं, ये सारी की सारी किस में आ जाएंगी, आपकी ज्ञान बेस में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो पांचवी में क्या आती है, इसे कहते हैं रे निर्णायक प्रणाली। निर्णायक प्रणाली कैसे, नॉलेज बेस तो ये सबसे बड़ी है, अभी बता दूंगा, एक लाइन से आप समझ जाओगे। लेकिन व्यक्तियों की संख्या के आधार पर क्या है, सबसे छोटी है। कैसे, कोई कंपनी है, उसमें मैन टीम सबसे छोटी होगी, 7 की होगी, 10 की होगी, जो पूरी कंपनी का डिसीजन लेगी, काम करेगी, ठीक है। तो सरकार और निजी कॉरपोरेट, दो चीज बोल रहा हूं, सरकार और निजी कॉरपोरेट। अब एक बात बताओ, लोकसभा में कितने मेंबर है रे, 543, और उसमें कितने बैठे हैं, 245, ठीक है। 700 और लगभग कितने हो गए, 800 के 800, 735 या 88, हाँ 788, टोटल मेंबर कितने हो गए रे, 788, लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है। लेकिन लगभग मंत्री कितने होते हैं, 82। पूरे देश को कौन चला रहे हैं, ये 82 आदमी। अर्थात निर्णायक मत सारे के सारे किससे लिए जा रहे हैं, इनसे लिए जा रहे हैं। तो जो निर्णायक प्रणाली होती है वो किस में आती है रे, पांचवी में आती है। लेकिन इनके पास ये व्यक्तियों की संख्या के आधार पर तो सबसे छोटी होती है, लेकिन नॉलेज के आधार पर सब क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था सारी इन्हीं के हाथों से क्या होती है रे, गुजरती है। एक कंपनी होती है, जैसे रिलायंस कंपनी मान लेते हैं आज के दिन, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी में मैन कितने का आदमी होंगे रे, 100। अब एग्जाम्पल दे लो इसकी शादी के, बता दूं आपको कैसे। जो वर्कर थे, जो नीचे वर्कर क्या करते थे, उनको बिकाजी के पैकेट दिए गए थे, पर नमकीन खाओ चुपचाप बैठे बैठे घर पे, ठीक है। उनसे ऊपर आए तो उनको चांदी की कुछ गणेश जी की और लक्ष्मी जी की एक साथ मूर्ति दी गई, ठीक है। उससे ऊपर आए तो चांदी के सिक्के दिए गए, उससे ऊपर आए तो गोल्ड के सिक्के दिए गए, और 10 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको 2 करोड़ की घड़ियां दी गई थी, ठीक है। सबको बराबर नहीं दिया गया ना। तो अर्थात उन्होंने कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया रे,
पांचवी प्रणाली का। तो जो मेन आदमी होते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वो कौन से में आते हैं? आपकी पांचवी में आएंगे, ठीक है। लेकिन ये सब वैसे यदि नॉलेज के हिसाब से देखोगे या डिसीजन बेस्ड देखोगे तो कौन सी प्रणाली होगी? सबसे बड़ी होगी। लेकिन व्यक्तियों की संख्या के आधार पर कैसी होगी? ये सबसे छोटी होगी। देखो, व्यक्तियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी प्रणाली है प्राथमिक। मैंने आपको लिखवाया भी था कि भारत में यदि सर्वाधिक रोजगार कोई देता तो वो कौन सी प्रणाली देती है? आपकी प्राथमिक प्रणाली। प्राथमिक के बाद में द्वितीयक, द्वितीय के बाद में तृतीयक, तृतीय के बाद में चौथी, चौथी के बाद में लास्ट पांचवी। जिस क्रम में आप बढ़ोगे नौकरियां वैसे ही क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। जो जो आप जाओगे, जैसे मैं बताऊं आपको, आप आईएएस और इनकी नौकरियां आती हैं, आईएएस और आरएस की लिमिटेड आती हैं। कभी 700 आई, कभी 600 आई, कभी 1000 आई, इससे ज्यादा नौकरियां नहीं आती ना, ठीक है। आप ऐसे हेड कांस्टेबल की, इनकी देखो, पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे एसआई की देखते हैं, पहले एसआई की पोस्ट आती है 2-2500, इससे ज्यादा पोस्ट नहीं देखी आपने। इससे आप हेड कांस्टेबल में आओगे तो हेड कांस्टेबल में आपको पोस्ट मिल जाएंगी हेड कांस्टेबल और एएसआई की, ठीक है। आपको लगभग पोस्ट मिल जाएंगे 7000, 8000, 10000 तक। इससे नीचे आओगे होमगार्ड में आपको लगभग 45-45 हजार एक साथ मिल जाती है। तो आप जैसे जैसे नीचे और आओगे, अर्थात जिनके हाथ में डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं बचती है, जो किसी और के डिसीजन पे क्या करते हैं? कार्य करते हैं, तो जॉब डेटा भी ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जिसके हाथ में डिसीजन पावर ज्यादा होगी, जॉब डेटा ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जो जो आप ऊपर की ओर बढ़ोगे, आपके पास पद की संख्या क्या हो जाएगी? लास्ट में कम होती जाएगी। नीचे आओगे तो पदों की संख्या क्या होती जाएगी? रे बढ़ती जाएगी। सेम प्रणाली आपकी यहाँ चलती है। प्राथमिक में पदों की सर्वाधिक है, द्वितीय में उसमें कम, तृतीय में उससे कम, चौथी में उससे कम, पांचवी में सबसे कम। कल मैंने आपको एक बात कही थी कि आपको कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अर्थव्यवस्था में मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं, मुख्यतः अगला इस शब्द का प्रयोग करे तो आंसर कितना रहेगा? 3। लेकिन उसने यदि मुख्यतः या कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया तब आपका आंसर कितना रहेगा? 5, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। जैसे अभी क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन गलत मत करके आना, ठीक है। दूसरा, तुम मेरे को आंसर की भेजोगे, उससे मैं आपको एक बात देखूंगी, तुम लोग गलतियां कहां कर रहे हो, ठीक है। तो उसका अपन सुधार करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास देखो, मैं बताऊं, बार बार मौका नहीं आएगा। जो अभी रेगुलर पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका सीजीएल का परी क्लियर होना ही चाहिए। नहीं होता है ना, तो ये मान लेना तैयारी छोड़ो। जो छोरे हैं वो तो नौकरी पकड़ो, और छोरियां कहीं कोई छोरा छोरा देख के ब्याह भी करो और घर जाओ। मैं एक्चुअल बात करता हूँ, आपको पता है ना, मैंने आज तक कभी वो बात नहीं की जिससे आपकी वो हो कि ना अरे हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा, वो जो रहेगा, ठीक है। बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये पहले बोल रहा हूं। मिनिमम 7 घंटे रेगुलर पढ़ोगे ना तब पार पड़ेगी, मिनिमम। जिसमें आपको मैं मेरी साइड से 4 दिन की अथॉरिटी देता हूं कि हाँ, आप 4 दिन खराब कर दो महीने में, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ऐसा नहीं है कि एकदम टाइम टेबल बना दिया, बोलो 10 बजे तो बोलो साइंस उठ ही जाएगी। टाइम टेबल से कभी पढ़ना नहीं है। जब टाइम मिले तब पढ़ो, जो सुटेबल टाइम हो, नाइट हो तो नाइट पढ़ो, दिन है तो दिन पढ़ो, ठीक है। लेकिन पढ़ो नहीं है, मान लेना लास्ट में अब नौकरियां वैसे ही कम होने लग गई हैं, और इतनी कम हो जाएंगी, और इतने कंपटीशन लेवल इतना हाई हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि यार इतना कंपटीशन लेवल होता है। इससे ज्यादा हाई हो जाएंगे। लोग फर्जीवाड़े वैसे ही ज्यादा करने लग गए हैं, ठीक है। अपने पास उतने पैसे हैं नहीं कि अपन उनके फर्जीवाड़ों का मुकाबला कर ले, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखो, लिखना चालू करो। हाँ, एक चीज रह गई है, चलो यही समझा देता हूँ एक बार। इस पे तो कैसे समझाऊं? हाँ रुको, एक बार लिख लो यही। देखो, जो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एंड लास्ट पंचम, जो पांचवा जो फिफ्थ है, इनकी जो कॉलर जॉब होती है ना, जो कॉलर होती है, इनकी कॉलर के हिसाब से इनके श्रम बल के संकेतक है। जो आपका प्राइमरी था ना, प्राइमरी, उसे कहते हैं रेड कॉलर जॉब। और ये एग्जाम में बहुत बार आए मेरे कि कौन से जो जो वहां नौकरी करने वाले व्यक्ति है ना, उनको आप किस नाम से जानते हो, ठीक है। तो जो प्राथमिक में जो काम करते हैं उन्हें जानते हैं रेड कॉलर जॉब से, ठीक है। दूसरी बात, अब रेड कॉलर जॉब बनाऊंगा वो कैसे मैं बताऊं। आपने किसान मोर्चे देखे हैं रे कभी? किसान मोर्चे देखे हैं? उनके झंडे आपको हमेशा लाल मिले होंगे, मिलते हैं, ठीक है। इसी कारण वो क्या कहते हैं? रेड कॉलर जॉब। फैक्ट्री में जितने भी व्यक्ति जाते हैं उनके ऊपर ऊपर ब्लू शर्ट होता है, होता है। तो सारे सेकेंडरी वाले कैसे होंगे रे? ब्लू कॉलर जॉब, ठीक है। सेवा में जितने भी जाता है ना आदमी, ठीक है, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जाते हैं, ठीक है, ये हमेशा सोचते हैं बन ठन के जाएं, ठीक है। और बन ठन के जाते हैं तो कौन सी कॉलर जॉब बोल जाएगी इनको? व्हाइट कॉलर जॉब। कौन सी कॉलर जॉब बोलते हैं रे? व्हाइट कॉलर जॉब। और जो पांचवी प्रणाली है ना, चौथों को छोड़ दो आप, पांचवी वालों के हाथ में क्या है रे? निर्णय सर्वाधिक लेने की क्षमता है। और निर्णय सर्वाधिक यदि आप इसको किसी शब्द से तुलना करते हो तो वो गोल्ड है, ठीक है। तो इसे कहते हैं गोल्ड कॉलर जॉब, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, पहली है रेड कॉलर, दूसरी है व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर,
तीसरी है व्हाइट कॉलर और पांचवी आपकी कौन सी है, गोल्ड कॉलर। ठीक है, तो ये याद रखना, कई बार आपका सीपीओ में एक बार मैचिंग का क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, कि कौन सी मैचिंग किसके साथ होगी, कौन से एरिया में कौन से तरीके के जो व्यक्ति मिलते हैं। ठीक है, तो आपने, मैंने कल आपको प्राथमिक तक लिखवा दिया था, ये आपका द्वितीय का औद्योगिक क्षेत्र लिखना चालू करो। देखो रे, सेकेंडरी जो चरण है ना, जो प्रोसेस है, वो तभी कंप्लीट होगी जब उसमें कौन सी प्रक्रिया गुजरेगी, निर्माण प्रक्रिया। इसके अलावा आप इसका सेकेंडरी कभी बना नहीं सकते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें दो डाल रखे हैं, एक तो कपास का डाल रखा है और दूसरा, हाँ आलू के बहुत से हैं, सारे ही हैं। आप दूध दूध ले लो, दूध से दही जमाते हो, दही से छाछ करते हो, फिर घी होता है, घी से क्या पता अलग अलग आगे क्या आइटम बनते हैं, सारे सेकेंडरी में तो जा रहे हैं। आज मैंने सर को भी बोल दिया था कि सर इकोनॉमिक्स थोड़ी सी धीरे चलेगी, तो सर ने कह दिया सर हाँ वास्तव में इकोनॉमिक्स हार्ड होती है, तो आपकी इकोनॉमिक्स थोड़ी सी मैं धीरे ही चलाऊंगा, ज़्यादा फास्टली करूंगा नहीं। और मैं एक बार पहले कह रहा हूँ, इसको लिख के मत छोड़ देना इकोनॉमिक्स को, नहीं एक डेढ़ महीने बाद में किताब उठाओगे ना, एक शब्द समझ में नहीं आएगा। तो साथ में एक बार इसको रेगुलर आपको पढ़ना है, तभी आपके खोपड़े में बैठना चालू होगी, नहीं चालू ही नहीं होगी। हाँ, मशीनों से जो काम करते हैं, तो वो द्वितीय में जाएगा। देखो, आप अपन बात कर रहे हैं उत्पादन की, अब जो उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं ना, वो तो ऑटोमेटिक ही सेकेंडरी का हिस्सा है। इंस्ट्रूमेंट बन के कहाँ से आएंगे, सेकेंडरी से। हाँ, वो तो सेवा क्षेत्र में रहेंगे, नौकरी तो सारी सेवा क्षेत्र की रहेंगी, नौकरी तो सारी की सारी सेवा क्षेत्र की रहेंगी, चाहे वो प्राथमिक की हो, चाहे वो द्वितीय की हो, चाहे वो चौथे की हो, चाहे वो पांचवे की हो, नौकरी हमेशा सेवा क्षेत्र की रहेगी। चाहे उसको 100 रुपए दिहाड़ी के मिल रहे हो, और चाहे उसको 50 50 रुपए मिल रहे हो, चाहे 50,000 मिल रहे हो। आपको अभी मैं आपको दो क्षेत्र और कराऊंगा साथ में, ऑर्गेनाइज क्षेत्र एंड अनऑर्गेनाइज क्षेत्र, संगठित और असंगठित। ये जो आपकी कृषि वाला काम है ना, ये असंगठित का हिस्सा है, इनके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। नियम सरकार बनाती है, लेकिन लोग नियम मानते नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सरकार रजिस्टर्ड होती है, सरकार पूरे नियम रेगुलेशन बनाते हैं, मानने पड़ते हैं, उनकी सैलरियाँ फिक्स होती हैं, वो एक्स्ट्रा काम करते हैं तो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, मजदूरी के बेला उन्हें कोई पेमेंट मिलता है, तो वो आएंगे संगठित क्षेत्र में। है, कृषि के साथ कौन सा हो, नहीं समझ में आया मेरे, क्या पूछ रहा है, कैसे होंगे। हाँ, तो वो सेकेंडरी प्रोसेस में ऑटोमेटिक चला गया, कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट लगाया ही होगा ना उसके ऊपर। हाँ, देखो मैं बताऊं, चाहे आप घर पे गन्ने से चीनी बनाओगे, तो भट्टी तो लगा दी, भट्टी तो लगाई लगाई है, उस गन्ने को कूटा तो हथौड़ी से ही है, तो वो तो इंस्ट्रूमेंट गया ना। जहां इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा वो ऑटोमेटिक सेकेंडरी हो जाएगा, चाहे आप उसमें खुद करो चाहे फैक्ट्री आउटलेट पे कराओ। भाई सीधी सी एक चीज आपको देखो, तरीका याद करने का बताऊं, प्राथमिक और सेकेंडरी में कैसे आपको बदलाव करने हैं। मैंने यहाँ क्या कहा था आपको, प्राथमिक में जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वही काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अब एक बात, तो हाथ से कूटना कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, किसी चीज को पकाना नेचुरल नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे कौन से हो गए, आपके द्वारा बनाए गए हैं, और बनाए गए हैं तो किसका अच्छा हो जाएंगे, द्वितीयक का। ठीक है, तो सीधा सा शॉर्ट ट्रिक यही याद करने की, प्राथमिक में आप उसी को ला सकते हो जो नेचुरल में आता है, लिख दिया रे।
याद करने का एक तरीका और बताऊं, ये परसेंटेज वाला जो खेल है, एक चीज ध्यान रखना, यदि आपको मैचिंग करवा ले, ठीक है, एक साइड आपको बोल दिया सेवा क्षेत्र, ध्यान रखना प्राथमिक ये बहुत कम लिखे हुए आते हैं, अभी बोल देता हूं पेपर में, सेवा, औद्योगिक, ठीक है, या दूसरा क्या जाएगा आपका कृषि। अब बोल रहा आपको मैचिंग करनी है, मैचिंग करने का एक तरीका बता दूं, कभी नहीं फेल होगा, आज तक तो हुआ नहीं है, सर्वाधिक यही रहेगा, मैक्सिमम, मिनिमम सदैव कृषि रहेगी, और सेकंड नंबर पे सदैव ये रहेगा। मैचिंग में तीन ही तो परसेंटेज आएंगे आपके सामने, तीनों में से एक ज्यादा होगी, एक सेकंड नंबर पे होगी, एक क्या होगी लास्ट होगी, लास्ट वाली को सदैव इससे मिला देना, सेवा वाली को हमेशा इससे मिलाना, और औद्योगिक वाली को सदैव इससे मिलाना। कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, जब तक सरकार कोई ऐसी योजना ना ला दे कि कृषि औद्योगिक से क्या चला जाए रे, ऊपर चला जाए। इस लाइन के कोष्टक में 2023 लिख देना, ऑफिशियल डेटा जब 2 दिन बाद में आएगा नया वाला 2024 का, तब मैं आपको बता दूंगा कि इस बार कितना आया है। आपके 2-3 क्वेश्चन आ रखे थे, मैंने कल जो आप मेरे पास जिन्होंने पेपर भेजे थे ना आंसर की, उसमें इकोनॉमिक्स के 2-3 क्वेश्चन है, जिसमें एक तो आपका क्षेत्र का है, एक आपके राष्ट्रीय आय का है, कि देश को आय कैसे होती है। तो ध्यान रखना आय में सबसे बड़ा रोल होता है जीडीपी का, और कई बार है ना रे, ये जीडीपी इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो साथ में याद करते जाना किसकी क्या फुल फॉर्म होती है। यहाँ डी का तो हमेशा डेवलपमेंट ये डोमेस्टिक होगा, ध्यान रखना, या तो डेवलपमेंट होगा या क्या होगा डोमेस्टिक होगा, पूरी इकोनॉमिक्स में कोई दूसरा शब्द नहीं आएगा। पी मेनली प्रोडक्ट के लिए ही आएगा, एस मेनली सर्विस के लिए आएगा, और जी मेनली ग्रोस प्रोडक्ट के लिए आएगा, ये चीज ध्यान रखना। आपको मैंने एक दिन पॉलिटी में अर्थव्यवस्थाएं करवाई थी रे, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था एंड पूंजीवादी। यदि आपको सही तरीके से याद है तो अगली क्लास में कल वही आएगा, यदि आपको याद है तो। बस 2 नाम ऐड करूंगा मैं तो मेरी साइड से, और कुछ नहीं करूंगा, एक ही करूंगा, 2 भी नहीं, एक ही करूंगा। मैंने पूंजीवादी की विकास धारा किसने दी थी ये आपको नहीं पता, बाकी समाजवादी तो पता होगा किसने दी थी, कार्ल मार्क्स ने। तो पूंजीवादी दी है एडम स्मिथ ने। किसने दी है? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ की बुक का नाम, हाँ, द वेल्थ ऑफ नेशन या कोजेज, द वेल्थ ऑफ कोजेज। और क्या नाम है आपका कार्ल मार्क्स की बुक का नाम? दास कैपिटल और द कम्युनिस्ट ऑफ मैनिफेस्टो। ये बुकें याद करो, ये द कम्युनिस्ट ऑफ मैनिफेस्टो बुक है ना, ये आपके एसएससी की तो फेवरेट है। जो नए वाले हैं, जो मैं बुकों के नाम बोल रहा हूं, ये पीछे वाली क्लास में आ गई हैं, आप वहां से लिख लेना। इन बच्चों से या सुरेंद्र जी से संपर्क कर लेना, आपको यूट्यूब चैनल बता देंगे, वहां आपको क्लासों के दोनों के लिंक मिल जाएंगे। अब तक इकोनॉमिक्स की 2 क्लास हो चुकी हैं, कल वाली क्लास ले लेना। दाढ़ी वाले लिख दिया रे, जल्दी लिख नंदू। ये कोचिंग आपके लिए जितना कर रही है ना, उतना जयपुर की कोई कोचिंग नहीं करेगी, ये मेरी गारंटी है। और जीके जीएस है मैं जितना आपके लिए कर रहा हूं, उतना कोई टीचर नहीं करेगा।
जो मेरे से रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं उनको पता है, संडे को मेरी 6-6 घंटे तक की एक्स्ट्रा क्लास लगाई हुई है इनकी। बाकी ये निकम्मे हैं, पढ़ते ये भी नहीं है। चाहे इनकी 6 घंटे की लगा दो, चाहे 10 घंटे की लगा दो। हाँ रे, ये लाइन याद रखना, ये कथन के ऊपर में क्वेश्चन आई हुई है, क्या ये लाइन सही थी या नहीं थी? कौन सी? ये वाली। वेरी गुड। हाँ देखो रे, ये गतिविधियां कौन सी गतिविधियां? सेवा क्षेत्र की। जो सेवा क्षेत्र की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, वो किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं करती हैं। यह उत्पादन प्रक्रिया में क्या होती हैं रे? सहायक होती हैं, हेल्प करती हैं। इनके द्वारा किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, सेवा क्षेत्र की जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है उनके द्वारा कौन कौन सी होती हैं? देखो कि प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों रेलगाड़ियों से लेके जाने के लिए परिवहन, कार्गो, ठीक है, दोनों। आप देखो एक बात, एक साथ थोड़ी ले जाओगे, पूरा नहीं गया फैक्ट्री में रह गया तो फैक्ट्री क्या करेगी? उसका भंडारण करेगी, ठीक है, स्टोरेज बनाएगी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट, बैंकिंग प्रणाली के क्षेत्र आते हैं। ये क्षेत्र वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं को क्या करते हैं रे? उत्पादन करते हैं। देखो, परिवहन के द्वारा आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक वस्तु होती है, वो एक जगह से दूसरी वस्तु जगह तक जाएगी। कार्गो में भी क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी। भंडारण में जो बनाया गया है, जो स्टोरेज में जो बनाया गया था, उसको आपने क्या कर दिया है? स्टोर कर दिया है। दूरसंचार, भाई एक जो फैक्ट्री आउटलेट वाला है, एक रिटेल वाला है या होलसेल आउटलेट, दोनों के बीच में क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन करवा रहा है। और बैंकिंग प्रणाली कि जो भी उनके बाद में जो पैसा था, उस पैसे का क्या किया जा रहा है? आदान प्रदान किया जा रहा है। तो किसी भी प्रोडक्ट की जनरेट नहीं है, केवल और केवल क्या जनरेट की गई है रे? सर्विस जनरेट की गई है। इसी कारण भारत सरकार सदैव सर्विस के ऊपर टैक्सेस हाई रखती है, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर है और सरकार का कमाई का भी क्या है? सबसे बड़ा साधन है। इसी कारण देखना, जब बजट आते हैं ना, तो बजट में आपको कृषि के ऊपर और द्वितीय प्रोडक्ट के ऊपर सबसे ऊपर कम बजट मिलेगा, कृषि के ऊपर सर्वाधिक बजट मिलेगा आपको सेवा क्षेत्र में, ठीक है। जो कंपनियां होती हैं, इसी सरकार उनको टैक्सेस में रिलैक्सेशन देती है। क्यों देती है? कि कोई कंपनी आएगी, ग्रोथ करेगी, सर्विस जनरेट करेगी, सर्विस जनरेट करेगी तो सरकार को क्या देगी रे? टैक्स देगी, ठीक है। टैक्स के ऊपर जीएसटी डायरेक्ट लगती है 18%, अर्थात 100 रुपए में 18 रुपए तो कौन लेके जाती है? सरकार लेके जाती है, ठीक है। दूसरा, सेवाएं कौन कौन सी? शिक्षक, डॉक्टर, इंटरनेट, एटीएम, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनियां और मनोरंजन। ध्यान रखना रे, ये ध्यान रखना, ये बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में आपके, कि मनोरंजन कौन से क्षेत्र में आता है, तो कौन से में आएगा? द्वितीय में आएगा। 2023 के अनुसार सेवा क्षेत्र में भारतीयों का सकल घरेलू उत्पाद कितना है रे? 59% का योगदान है। इन क्षेत्रों में सबसे क्या है रे? आपका अधिकतम है, ठीक है। और जो आपका चौथा आएगा वो हो जाएगा 54, लिख दो। आपको एक तरीका और बता देता हूं, सेवा क्षेत्र में सदैव है ना, सदैव सेवा को लिखते कैसे हो रे? सर्विस, एक तरीके से 5 है ना। ध्यान रखना, उसके योगदान में सदैव पंजा होता ही होता है। आज तक कभी ये पंजा नहीं छूटा है इनका, ठीक है। और जो सेकेंडरी होता है ना, सेकेंडरी में सदैव तिया होता ही होता है, आज तक तिया रहा है। हाँ, होता क्या है, ज्यादा से ज्यादा 30.8 आ जाएगी, 30.6 आ जाएगी, लेकिन ये तिया है ना, ये तिया कहीं नहीं जाएगा, ये तिया यहीं रहना है। पिछले 4 साल की तो मैं देख रहा हूं, ये तिया यहीं रहता है और ये पंजा यहीं रहता है। तो याद करने का तरीका है कि 50% से ऊपर सेवा क्षेत्र का योगदान सदैव रहा है और 30% से ऊपर सदैव सेकेंडरी सेक्टर का योगदान रहा है। आपको यदि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना आता हो तो मैंने अभी राजस्थान सरकार का इकोनॉमिक सर्वे अपने चैनल में डाला था, यदि तुम लोग पढ़ते हो तो। और 22 तारीख को आपको, 22 को या 23 को, दोनों में से किसी भी डेट को आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा, जो आपके लिए सबसे बड़ा काम का है। अब तक इस क्लास में ऐसा कौन है जिसने मेरे से जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके सारे नोट्स लिखे हुए हैं कंप्लीट? मेरे से जो जितने पढ़े हो आपने, जैसे फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो, इनके कंप्लीट आपने जो अब तक मैंने जितना लिखवाया है, चाहे वो संडे को हो चाहे कब भी हो, वो आपने लिख रखा है। जिन्होंने नहीं लिख रखा ना, वो हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो।
भाई तूने सीएचएस का पेपर दिया था ना? आंसर की भेजना। आया था तूने? हाँ, ये कौन है फिर? हाँ जी, दिया था पेपर। दिया था ना, आंसर की आनी चाहिए। तुम्हारा इतिहास का है वो तो पता होना चाहिए ना। तुम दोनों ने दिया था ना, आशा तूने भी दिया था ना। आना चाहिए आंसर की। जिन्होंने आंसर की नहीं भेजी ना, तो पॉलिटी के 3 टॉपिक बचे हैं, खा जाऊंगा पूरे के पूरे। आंसर की भेज देना। हाँ, तू भी देखे आया था ना राजाराम? हाँ, आंसर की आनी चाहिए। हाँ, तुम दोनों रे, तू भी देखे आया था। तो फिर किस चीज की तैयारी कर रहे हो? तू देखे आया था जानी? है, देखे आया था। झूठ ना बोल, कीड़े पड़ेंगे दांतों में। तूर, पेपर देके आया था? क्यों? लिख दिया रे? जो भी पेपर देके आए थे ईमानदारी से आंसर की भेजना। देखते हैं कहाँ गलतियां कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ आपको जो क्वेश्चन आए हैं वो करवा भले ही दूंगा। इसके अलावा कहूंगा कुछ नहीं। क्योंकि कितनी बार कहूंगा, तुम पढ़ते तो हो नहीं। मैं खुद थक गया। मेरे को शर्म आने लग गई। पीरियड में शायद आंसर की इंग्लिश में 5 क्वेश्चन किए थे। बाकी 20 में तो उसने ऑप्शन टिक नहीं कर रखे हैं। हाँ, लिख दिया रे? हाँ, हो गया। जो आपका सेकेंडरी ट्रस्टी था, उसका जो व्हाइट कॉलर जॉब है, उसका जो श्रम बल का संकेत होता है, उसका व्हाइट कॉलर जॉब होता है। ये इंडेक्स जारी की जाती है रे। ये एक इंटरनेशनल संगठन है, उसके द्वारा इंडेक्स जारी की जाती है कि कौन से देश में कौन सी लेबर फोर के इंडेक्स ज्यादा है। ठीक है भाई, रेड कॉलर जॉब ज्यादा है या व्हाइट कॉलर ज्यादा है या ब्लू कॉलर जॉब ज्यादा है? परिसीमन आयोग कौन से आर्टिकल में है? 83 या 82? 82। राष्ट्रपति शपथ कौन से आर्टिकल से लेता है? और उपराष्ट्रपति? 69। मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? फंडामेंटल ड्यूटीज विच आर्टिकल? 51 ए। पार्ट फोर्थ ए। राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्तियां कौन से आर्टिकल के दौरान मिलती हैं? 123।
दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या। नहीं लिखा। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या। हाँ 7, राज्यसभा 3, टोटल कितनी हो गई? 10। जेएंडके में, जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा एंड राज्यसभा क्रमशः, लोकसभा कितनी है? 4 और राज्यसभा 3। और पुडुचेरी, पुडुचेरी में कितनी है? 2 1 या 1 2? लोकसभा पहली है बाद में? लोकसभा में और राज्यसभा में 1। और बाकी जितनी भी यूटी बच गई, क्या उनमें राज्यसभा की सीटें हैं? नहीं, लोकसभा की सीटें हैं, 1 1 हैं सब में। हिमाचल, हिमाचल और उत्तराखंड में लोकसभा की राज्यसभा की 3 3 ज्यादा है, 7 है, 7 के आसपास। हिमाचल छोटा नहीं है, 3 तो राज्यसभा की सीटें। कौन से अनुच्छेद में? हाँ तो वो तो 51 ए में ही है। कौन से का सम्मान बता रहे तुम? राष्ट्रगान का, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज सबके सम्मान 51 ए में है, सबके टोटल के। हाँ, मूल कर्तव्य में आते हैं ये सम्मान करना। हाँ तो वो तो आपको नंबरिंग याद करनी पड़ेगी, मैंने कहा था नहीं था कि आपको इनकी नंबरिंग क्रम वाइज याद करनी है। ये 1 से 11 नंबर चेंज नहीं होते कभी भी, ये इसी क्रम में चलते हैं। हाँ फर्स्ट में ही है सारे के सारे, सम्मान सारे के सारे फर्स्ट फर्स्ट में है। हैं? हैं? कौन से 50वां संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन ऐसे आया था? डेट बोल, पूरा क्वेश्चन बता। ऐसे क्वेश्चन नहीं आया होगा कि 50वें संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में है, कोई से आर्टिकल में नहीं होता ये तो। किस आर्टिकल में 50वां संविधान संशोधन किया गया है, तो ये क्वेश्चन आया होगा। क्वेश्चन पढ़ के बता सही से। हाँ रे लिखो रे, ये आपका नोट है, ये ध्यान रखना रे, आपके एग्जाम में आया हुआ है रियल एस्टेट वाला, कि रियल एस्टेट कौन सी सर्विस के कौन से क्षेत्र में आता है, तो कौन से में आता है? द्वितीय तृतीय दोनों में एक साथ चलेगा। हाँ तो मैं यही तो बोल रहा था, ऑप्शन। 78, 33, 56 और 99। 56 में नहीं हुआ। 33 में भी नहीं हुआ। नहीं 33 में नहीं हुआ। 33 तो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में कैसे बदलाव किए इन्होंने?
अच्छा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। पेपर सारे ठीक ठाक हैं जो अब तक मेरे पास आए हैं। इसमें 99 नंबर एवरेज है, तो बढ़िया है। नॉर्मलाइजेशन के, ओ नॉर्मलाइजेशन में एसएससी में तो दबा के बढ़ते हैं। जीडी में बैठे थे अभी, ये बैठा तेरे सामने, वो कहाँ आज आया नहीं खेमराज, इसके 22-23 नंबर बढ़ गए हैं। लिख दिया रे। देखो रे, दो नाम और आते हैं आपके, संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित क्षेत्र। ठीक है, संगठित क्षेत्र होते हैं, इनकी इकाइयां फिक्स होती हैं, इनमें जो जॉब करने वाले हैं होते हैं वो फिक्स होते हैं, ये सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं। इनमें निश्चित काम के लिए निश्चित पेमेंट दिया जाता है। ध्यान रखना, मैं शब्द का जो प्रयोग कर रहा हूँ, काम फिक्स है, काम बार बार बदलेगा नहीं। जो काम, जिस काम के लिए जो आदमी अपॉइंटमेंट किया गया है वो वही ही काम करेगा। ठीक है यार, कोई दूसरा काम नहीं करेगा। यदि ये अपने टाइम पीरियड, यानी जो जो इनकी जॉब करने का जो टाइम पीरियड है, मान लो 8 घंटे है, यदि ये 10 घंटे काम कर रहे हैं तो इनको 2 घंटे का अतिरिक्त पेमेंट दिया जाएगा, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। इसके अलावा इनको अलाउंस भी मिलते हैं, जो इनको सैलरी दी जाती है उसके अलावा इनको अलाउंस भी मिलते रहते हैं, हर कोई त्यौहार पे या किसी वेतन के रूप में या किसी पेमेंट के रूप में या किसी गिफ्ट के रूप में। ठीक है, जो असंगठित क्षेत्र होते हैं ये सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते, सरकार के क्षेत्र के क्या होते हैं, अरे बाहर होते हैं, इकाइयां छोटी छोटी होती हैं। इनमें शामिल होने वाले व्यक्ति या तो कृषि क्षेत्र से होते हैं या खुद के द्वारा व्यापार करने वाले होते हैं। नियम और रेगुलेशन इन्हीं के भी बने होते हैं, लेकिन उनकी पालना नहीं होती है, उनकी वैसे की वैसे धज्जियां उड़ी उड़ी रहती हैं। दूसरी बात, इनमें होता क्या है, इनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है रे। अपने खुद की खेती है, अपन कभी 2 घंटे काम कर लेंगे, कभी 10 घंटे भी कर लेंगे, जैसा काम वैसा टाइम पीरियड। ठीक है, और दूसरा, यहाँ के पेमेंट भी क्या नहीं होते, फिक्स नहीं होते। खेती बढ़िया हो गई पेमेंट बढ़िया आ जाएगा, खेती खराब हो गई पेमेंट क्या आ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जो संगठित क्षेत्र होते हैं उनके सारे काम सरकार के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उनकी पेमेंट फिक्स होती है सदैव की सदैव। ठीक है, उनका जो काम करने का ड्यूरेशन होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। यदि वो एक्स्ट्रा काम ड्यूरेशन में काम करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, और साथ में सैलरी के अलावा क्या मिलते रहते हैं, अरे अलाउंस मिलते रहते हैं। इसके अलावा जो आपके असंगठित जो अनऑर्गेनाइज एरिया होते हैं उनमें कभी भी सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते ये। ठीक है, सरकार के क्षेत्र के क्या होते हैं, बाहर होते हैं, नियम और रेगुलेशन इनके बने होते हैं लेकिन उनकी पालना नहीं होती है। ठीक है, और दूसरी बात, जो इसमें काम करते हैं उनका ना तो पेमेंट फिक्स है और ना ही टाइम ड्यूरेशन फिक्स है। पेमेंट कितना भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और ना, हाँ एक सबसे बड़ी बात, जो संगठित क्षेत्र होते हैं उनमें जॉब की सिक्योरिटी होती है। जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए, जब तक आप कोई इलीगल कार्य नहीं करते हो आपको जॉब की सिक्योरिटी है। ठीक है, आपको हर कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन आप कोई खेती वाला काम है, मान लो अपने खेती रही नहीं, ट्यूबवेल में पानी आना ही बंद हो गया, तो अपन क्या करें। ठीक है, सही है गलत है, दुकान में घाटा हो गया, आपने दुकान बंद कर दी, तो अपने रोजगार की जो यहाँ अपन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो 2 क्षेत्र और है, उनको और लिख दो।
संगठित क्षेत्र में सुनिश्चित काम होता है, अर्थात जो काम पहले बता दिया गया वही काम होगा। सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं। जो श्रमिक होते हैं उनको रोजगार, जो लेबर होती है, जो वर्कर्स होते हैं, उनका रोजगार की सुरक्षा का आनंद लेते हैं। ये केवल निश्चित घंटों के लिए काम करें, अगर वे अतिरिक्त काम करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त भुगतान मिलता है और साथ में मजदूरी के अलावा कोई अन्य लाभ भी मिलते हैं। असंगठित छोटी और बिखरी हुई इकाइयां होती हैं, सरकार के नियंत्रण से क्या होती हैं, रे बाहर होती हैं। ठीक है, नियम और विनियम, रूल एंड रेगुलेशन मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी जो कोई पालना करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता। कम वेतन वाली और अनियमित नौकरियां होती हैं, कोई सुनिश्चित रोजगार नहीं होता, कोई अतिरिक्त सुविधाएं इनको नहीं मिलती है। भाई ज्यादा से ज्यादा घर पे तुम घर वालों को काम करवा दो, घर वाले आपको घी डाल देंगे, बेटा बोला घी खा ले आज आज। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। हाँ, वो बात जरूर होता है कि काम आता है तो घर वाले आपको ये कह देंगे कि बेटा तू काम करवा दे, तेरे को साइकिल दिला देंगे। जो ही काम पूरा हुआ, बेटा हमने कब बोला था, अगली बार दिलाएंगे। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो यहाँ सुविधाएं दी जा सकती हैं, लेकिन वो आपको डिलीवर की जाए या नहीं की जाए वो जरूरी नहीं है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो कृषि क्षेत्र व स्वरोजगार, जो स्वरोजगार वाले व्यक्ति होते हैं सर, जिनकी दुकानें होती हैं, खुद का रोजगार होता है वो। और यहाँ वो व्यक्ति आएंगे जो गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं सारे के सारे। तेरे को दिखता है इस पे, फिर आंख बढ़िया है तेरी। ये पर्दा खराब हो रखा है। नए वालों पुरानों वालों, यदि इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत आए तो टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना। बाहर खड़ा रहता हूँ 5-7 मिनट, तब पूछ लेना, लेकिन पूछ जरूर लेना। क्योंकि यदि इसकी दिक्कत रह गई ना, तो पहले तो वो छोटी सी है, फिर वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसका कंटेंट ना तो आपको बुक्स में मिलेगा सही तरीके से, और ना आपको किसी कोचिंग के गाइड्स में मिलेगा। लिख दिया रे? अरे जल्दी से लिख दो, आपको पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं समझा जाऊं, लिखवाऊंगा कल, जिससे आपको 2 बार समझ में आ जाएगी बातें। ये लिख दो, एक बार समझा दो फिर। बात हो गई थी। बाकी तू करना। वो तेरे साथ एक कल आया था, वो क्यों नहीं आया, ब्लू शर्ट ना? एक तुम्हारे पास और बैठा था कल कल परसों, 2 दिन आया था वो, इसी सीट पे बैठा था। नहीं, एक और था यार, जो लिख नहीं रहा था।
हाँ लिख दिया, अरे लिख दिया, अरे लिख दिया। हाँ ये देखो रे एक बार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, 5 प्रकार से पढ़ेंगे रे। बेस हो, इनके बेस होंगे 5 टाइप्स, लिखना नहीं है, कॉपियां बंद कर दो। पहला जो प्रकार है वो है राज्य या सरकार के आधार पर। एक बार आपको समझा के जा रहा हूं जिससे आप कल दोबारा समझो तो आपको चीजें ये लगे कि हाँ यार एक बार सुना हुआ है। बेसिस ऑन गवर्नमेंट या स्टेट, ठीक है, यानी राज्य या सरकार के आधार पर इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की होती है रे? 3 प्रकार की। या तो सरकार कैसी होगी? समाजवादी नेचर की, अर्थात सोशलिस्ट होगी। या क्या होगी रे? पूंजीवादी कैपिटलिस्ट होगी। और यह होगी आपकी मिक्स, मिश्रित। अब देखो एक बार, समाजवादी, इसमें जो बातें आती हैं, जो उत्पादन की जितनी भी यूनिट्स होती हैं, जो प्रोडक्ट बनाती हैं, उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है। और सरकार किसी एक केंद्रीय योजना के माध्यम से इस बात पे बल देती है कि सभी लोगों को बराबर चीजें मिले, ठीक है। ये सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। सरकार जो उत्पादन यूनिट होती हैं, वो चाहे बनाए कोई उत्पादन पे, नियंत्रण किसका होगा रे? सरकार का होगा। सरकार कोई केंद्रीय योजना लाएगी, ठीक है, और इस योजना के ऊपर वो अधिक से अधिक ये इस बात का फोर्स देगी कि सभी व्यक्तियों को बराबर चीजें दी जाए, ठीक है। पूंजीवादी वाले क्या करते हैं, इनके ऊपर जो उत्पादन करने वाली यूनिट्स होती है ना, वो होती है निजी स्वामित्व की रे, ठीक है। प्राइवेट यूनिट होंगे सारी की सारी, और इनका प्रथम उद्देश्य होगा प्रॉफिट। पहला उद्देश्य क्या होगा रे इनका? प्रॉफिट। और दूसरी बात, इसमें देखो, इसमें सरकार आपको ऑर्डर दे सकती है कि आपको इसी चीज का उत्पादन करना है, इतना उत्पादन करना है। सब कौन कंट्रोल करेगी? सरकार करेगी। यहां कंट्रोल करता है कि उत्पादन कितना करना है, किसका करना है, कि कौन सी वस्तु डिमांड में है ज्यादा, किसका करना है, और दूसरी बात किस कीमत के ऊपर बेचना है। ये सारा का सारा डिसाइड कौन करता है रे? बाजार। खुद कौन करेगा? बाजार, ठीक है। आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट रेशियो के ऊपर बेचोगे तो डिसाइड कौन करेगा? बाजार। सरकार यदि किसी स्कीम के माध्यम से बेचेगी तो वहां प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं होगा, आपको अलबत्त नुकसान भी करवा सकती है सरकार, ठीक है। दूसरी बात, इसको जो इस समाजवादी को धारणा को देने वाला व्यक्ति था वो कौन था रे? आपका कार्ल मार्क्स। कौन था? कार्ल मार्क्स। और इसको देने वाला कौन था? एडम स्मिथ। यह धारणा निकली थी रूस से रे। ये कहां से निकली है? रूस से। और ये निकली है इंग्लैंड से। ये कहां से निकली है रे? इंग्लैंड से, ठीक है। इंग्लैंड वाले हमेशा प्रॉफिट के नीचे रहे हैं। दूसरा, ये जो खेल चलता है ना पूरा का पूरा पूंजीवादी वाला, ये चलता है मांग, डिमांड, आपूर्ति, सप्लाई एंड मूल्य, रेट, तीनों एक साथ चलाते हैं। पूंजीवादी की सारी धारणाएं किसके ऊपर चलेंगी? मांग, डिमांड के ऊपर, आपूर्ति, सप्लाई के ऊपर, और दूसरा मूल्य, जो रेट होती है या प्राइस होती है किसी वस्तु की, उसके ऊपर चलेंगे। इसी कारण इसको हायर एंड फायर नीति कहते हैं रे। और ये एग्जाम में आपकी सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है कि कौन सी अर्थव्यवस्था हायर एंड फायर नीति के ऊपर कार्य करती है। हायर का अर्थ है रेट हाई रहेंगे, और रेटें हाई रहेंगे तो क्या कर देंगे रे? आग लगा देंगे, फायर लगा देंगे ऑटोमेटिक ही, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट का मेन काम है। अब देखो होता क्या है, ये दोनों, इसके ऊपर सरकार का नियंत्रण है, इसके ऊपर किसका नियंत्रण है? प्राइवेट का है, ठीक है। कोई व्यक्ति का या जो व्यक्ति उत्पादन कर रहा है उसका कैपिटल पूरा खुद का है, तो वो खुद डिसाइड करेगा कि मैं कितने पे बेचूं या कितने पे नहीं बेचूं। लेकिन मिश्रित वाले है ना, यानी भारतीय लोग, अब भारतीय सोचेंगे अपन सारे के सारे समाजवादी हो गए तो वैसे निपट जाएंगे। और यदि भारत में गरीबी क्या है, ज्यादा है, तो पूंजीवादी भारतीय हो नहीं सकते। इन्होंने इसलिए क्या किया, दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ समाहित किया और मिश्रित अर्थव्यवस्था लेके आए। अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था समाजवादी व पूंजीवादी दोनों के साथ क्या करती है रे? काम करती है। अब पूंजीवादी की भारत में कौन सी थ्योरम है वो सुन लो। भारत में पूंजीवादी की थ्योरम ये है कि जो अपना कमा रहे हो अपने पास रखो, आपका कोई लूटने वाला नहीं है। रशिया में ऐसा नहीं है। रशिया ने आपने एक से ज्यादा लिपिड से ज्यादा पैसा कमाया, सरकार कभी भी खोस लेगी, गरीबों को बांट देगी। वहां सीधा कॉन्सेप्ट है,
ठीक है। दूसरी बात, समाजवादी में, भारत में क्या समाजवादी की विचारधाराएं कैसी है, जो ये आप अपन फ्री में अनाज लेते हैं ना, सरकार आपको 5 किलो गेहूं देगी, 2 किलो चावल देगी, 1 किलो तेल देगी, ठीक है। ये कौन सी धारणा है रे आपको समाजवादी? सिलेंडर 1000 का भराओ, 300 हम वापिस दे देंगे, ये कौन सी है? ये आपको पहले ही बता रहे हैं कि तुम गरीब हो, ये अपने को पहले बता रहे हैं कि तुम गरीब हो इसलिए हम तुम दान दे रहे हैं, ठीक है। ये धाराएं कौन सी हैं आपकी? समाजवादी है। और ये कौन सी हैं आपकी? सारी की सारी पूंजीवादी। जैसे अंबानी अडानी है, पैसे कमा के बैठे हैं, सरकार लूटती नहीं है उनसे, कि तुम्हारा पैसा हमें दे दो, हम गरीबों में बांटेंगे। सरकार ऐसा कभी कोई रूल रेगुलेशन है नहीं जारी कर सकती। इससे पहले 1991 से पहले भारत सबसे ज्यादा एक क्या था रे? समाजवादी था। जब तक भारत में एफबीआई नहीं आए थे, एफबीआई का अर्थ हो गया कि भारत जो विदेशों से पैसा भारत में इन्वेस्ट नहीं होता था, यहां तक विदेशी बाजार भारत के लिए बंद हुआ करते थे, और वो हमेशा भारत कैसा था? समाजवादी था। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं कैसे। यदि कोई कंपनी बड़ी हो जाती थी ना उस टाइम पे, यानी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर चला गया है, सरकार उसको ऑक्यूपाई कर लेती थी। एग्जाम्पल, एयरलाइंस, सारे बैंक। आज के दिन गवर्नमेंट बैंक है, ये पहले प्राइवेट हुआ करते थे। 1 मिनट, ठीक है। तो ये सारे के सारे, इसके बाद में आप अब वाली सरकारें हैं किसकी ओर काम कर रही हैं रे? पूंजीवादी की ओर काम कर रही हैं। तो ये इसकी बात करेंगे अपन कल।